नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो बायोलॉजी में हम लोग देख चुके हैं कि पीछे जो है कोशिका के बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिस्कशन किए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, क्योंकि पीछे का लिंक्स आपको पता नहीं चलेगा तो आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आपको उतना जानकारी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो हम कोशिका का 2 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, उसको आप लोग देखिए, समझिए, उसमें जो भी दिक्कतें आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, वो वीडियो देखने के पश्चात, क्योंकि इंसान को जब तक सीखने की इच्छा होती है, तब उसके अंदर में जो है डाउट्स पैदा होता है। अगर आपके अंदर पढ़ने के पश्चात डाउट्स पैदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इंसान कितना भी बार किसी चीज़ को पढ़ ले, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ नया-नया चीज़ जो है निकल कर सामने आता है। इसलिए आप लोग जो है गहराई से उसको गौर से देखिए, पढ़िए, सुनिए। अगर आप में कोई भी क्वेश्चन आता है, दिमाग में कोई क्वेश्चन अराइज होता है, उस क्वेश्चन को जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका आंसर हम आपको देने की प्रयास करेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर अब लिख कर नहीं समझ में आता है, तो अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कशन कर दिया करेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग जो वीडियो देखते हैं या जिस चैप्टर का वीडियो आप लोग देखते हैं, जैसे अभी हम कोशिका पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी किताब ले लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव किताब आता है, बुक आता है, उस बुक से कोशिका से जो भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर से कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है? अगर सॉल्व हो रहा है तो आप लोग सही पढ़ रहे हैं, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, आप सही चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अपने आप को जो है नापने के लिए एक बहुत ही अच्छा पैमाना होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व करिए, ठीक है? तो इस वीडियो में हम जो है प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, या जो भी हम क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, पिछले वीडियो 2 वीडियो हम लोग बनाए हैं, तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग ईयरफोन लगा लीजिए और अपने मन में ही आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है? और नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बताइए कि कोशिका का जो है खोज किसने किया था? सीधा हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोशिका का खोज किसने किया था? तो आप लोग भली-भांति जानते हैं, कोशिका का खोज जो है पहले मृत कोशिका का हुआ, जिसका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ठीक है? उसके पश्चात जो है क्वेश्चन दूसरा बनता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो आपको पहली बार बता चुके हैं, पहली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जीवित कोशिका की खोज जो है वो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से किया गया था और ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था, ठीक है? अब बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, वो होती है जो एक अंडा, हम बात किए थे कि अंडा 1.5 से 2 केजी होता है। आपको बताना है कि उस अंडा का नाम क्या है, यानी वो किसका अंडा है, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन-सी होती है? सबसे छोटी कोशिका आपको बताए थे कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। अब हम बात करते हैं मनुष्य में। तो मनुष्य में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन-सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन-सी होती है? और सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी होती है? ये आपको बताना है, ठीक है? आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, नहीं तो अपने मन में आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे कोशिका का जो भी कोशिकांग है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि केंद्रक के बारे में। केंद्रक में हम बताए थे कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका का क्या होता है, एक तरह से ब्रेन का काम करता है, कोशिका का ब्रेन का काम करता है और कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है। पूरे कोशिका को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रक के द्वारा किया जाता है, ठीक है? केंद्रक में ही एक महत्वपूर्ण चीज पाया जाता है जिसका नाम था डीएनए, ठीक है? अब जैसे डीएनए के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। डीएनए जो होता है वो मनुष्य में जो है अनुवांशिक या किसी भी जीव में बात करते हैं, डीएनए जो होता है वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, यानी अनुवांशिक इकाई के रूप में काम करता है। और अनुवांशिक गुणों का जो है माता पिता से जो है बच्चे में ट्रांसफर जो होता है वो डीएनए के माध्यम से होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि कहता है कि डीएनए टेस्ट कराओ उसका, तब पता चलेगा इसका माता पिता कौन है, ठीक है? जैसे कुछ लोग होता है ना, पड़ोसी का औलाद ना, तो आपको पता करना है कि ये किसका औलाद है, तो आप क्या करिए, डीएनए टेस्ट कराइए, तो पता चल जाएगा माता इसका कौन है और पिता इसका कौन है, ठीक है? चलिए, इस वीडियो में हम लोग आगे बात करते हैं। कोशिका हम लोग पढ़ रहे थे, तो कोशिका में हम लोग पहले हम लोग जंतु कोशिका की बात करते हैं। देखिए, जंतु कोशिका आप जानते हैं कि लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है और इसके केंद्र में क्या पाया जाता है, केंद्रक। इसके केंद्र में आपको केंद्रक पाया जाएगा और इसके बाहर जो है झिल्ली नामक संरचना होता है, झिल्लीदार, ऐसे ऐसे करके झिल्लीदार संरचना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पौध जो पादप होता है ना, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहा जाता है। और पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो आयताकार होता है।
ठीक है, रेक्टेंगल होता है। और उसमें जो केंद्रक पाया जाता है, जो पादप कोशिका में केंद्रक होता है, वो आप साइड में होता है। आपको हम बताए थे, फोटो के माध्यम से बताए थे कि पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है वो किनारे में होता है, लेकिन जब जंतु कोशिका, यहाँ पर हम लिख देते हैं जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, ठीक है। जंतु कोशिका का केंद्रक जो होता है वो लगभग बीच में आपको सेंटर में देखने को मिलता है, लेकिन पादप कोशिका का एकदम कॉर्नर पर, किनारे पर देखने को मिलता है। और जंतु कोशिका जो है लगभग गोलाकार होता है और पादप कोशिका कैसा होता है, आयताकार होता है, ठीक है। तो ये आप लोग डिफ्रेंशिएट आप लोग कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं कि पादप कोशिका में कैसा होता है, केंद्रक कहाँ होता है, और जंतु कोशिका में कहाँ होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन पादप कोशिका की बात करेगा तो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। आप कहेगा कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो होता है ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, पादप एवं जंतु दोनों में देखने को मिलेगा। पादप और जंतु दोनों में आपको देखने को मिलेगा कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इंग्लिश में अगर नाम याद करना है आपको तो सेल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। और पादप और जंतु ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी जो परत होती है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, लेकिन जंतु कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो होती है वो दोहरी झिल्ली होती है। कैसी होती है, दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है। और पिछले क्लास में हम बता चुके हैं ये कैसा होता है, अर्ध पारगम होता है, सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। तो ये सब फिर से हम लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम रिवीजन करा रहे हैं कि आप लोग पीछे क्या पढ़ा चुके हैं। तो कोशिका झिल्ली हो गया। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इसको हम लोग बोलते हैं सेल, इसको कोशिका भित्ति को सेल वॉल बोला जाता है, सेल वॉल, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो होता है ये केवल पादप कोशिका में होता है, याद रखिएगा, केवल किस में होता है, पादप कोशिका में होता है, पादप कोशिका होता है। इसीलिए पादप कोशिका जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। क्यों, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका की रक्षा करता है, और जितने भी पेड़ पौधा होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। हम बता चुके हैं आपको, अगर पौधा पर आप एक चट मारिएगा तो आपके हैंड में जो है या तो हो सकता है फ्रैक्चर हो जाएगा या आपका हाथ में नुकसान होगा, लेकिन पौधा को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बात करते हैं जंतु, जंतु को मारिएगा, किसी भी जंतु को आप मारिए तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जितना चोट लगेगा उतना ही उस जंतु को चोट लगेगा, ठीक है। लेकिन पौधा में ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, ये कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये केवल किस में पाया जाएगा, पादप कोशिका में। अब हम बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक तो दोनों में था, जंतु और पादप दोनों कोशिका में केंद्रक देखने को मिलता है, लेकिन इसका केंद्रक जो होता है जंतु का वो बीच में होता है और पादप का क्या होता है, किनारे पर होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो केवल पादप में, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जो है एक अर्ध तरल पदार्थ होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो कोशिका द्रव के बारे में आप लोग लिखिए। देखिए, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है। तो कोशिका द्रव जो होता है ये किस में पाया जाएगा, तो केंद्रक, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच, कोशिका झिल्ली के बीच, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव पाया जाता है, जो द्रव पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव जो होता है वो क्या होता है, अर्ध तरल होता है, मतलब पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होता है। इसमें लिक्विड का भी अंश होता है और इसमें ठोस कण भी पाया जाता है। ये अवस्था जो होता है वो लिक्विड नहीं होता है पूरी तरीके से, इसको हम लोग अर्ध तरल पदार्थ कहते हैं। और आपको बताए थे कि भगवान जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है कोशिका का निर्माण किया है। इवन हम बात करते हैं मनुष्य के शरीर या किसी भी जीव के शरीर का निर्माण बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको ये रचना किया गया है। अब देखिए, इतनी बेहतरीन तरीका से किया गया है कि इसमें जो है जीव द्रव, जब आगे हम बात करेंगे जीव द्रव, जब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को हम मिला देते हैं
तब बनता है क्या, जीव द्रव का निर्माण होता है। यहां पर लिख देते हैं जीव द्रव। देखिए जीव द्रव, जीव द्रव को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव कब बनता है, जब कोशिका द्रव, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, ये दोनों को जब हम मिला देते हैं तब निर्माण होता है किसका, जीव द्रव का। ठीक है, साइटोप्लाज्म, देखिए कोशिका द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इस दोनों को जब हम सम्मिलित कर देते हैं, देखिए इसके बीच में भी जो है छोटा छोटा जो है जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल पदार्थ, उसको हम लोग केंद्रक द्रव कहेंगे। और जो केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर यहाँ जो बंद है, ये जो अर्ध तरल पदार्थ है, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव इस सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। जीव द्रव बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटोप्लाज्म जो है किसको किसको मिलाने से बनता है, याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म। कभी कभी देखिए इंग्लिश हम बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि इंग्लिश में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि आपको जो है जीव द्रव नहीं देके कभी कभी देता है प्रोटोप्लाज्म। तो आपको याद होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म कहते हैं किसको, तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है हिंदी में जीव द्रव। जीव द्रव कैसे बनता है, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मिलने से जीव द्रव का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कोशिकांग के बारे में। जो कोशिका को जो भी दैनिक क्रिया होती है कोशिका में, उसका काम जो है किस कोशिकांग के द्वारा कौन सा काम किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कौन कौन सा कोशिकांग उसमें पाया जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कोशिकांग का क्या काम, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यानी कार्य पूछ लेता है कि इसका कार्य क्या है कोशिका में। ठीक है, कभी कभी आपको आरएनए का कार्य पूछ लेता है, कभी कभी आपको डीएनए का कार्य पूछ लेता है कि डीएनए का क्या कार्य होता है कोशिका में। ठीक है, कभी कभी आपको जो है वैक्यूल्स का काम पूछ लेता है और कभी कभी आपको जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी कार्य पूछ लेता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका द्रव के बारे में, और पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं केंद्रक के बारे में। ठीक है, केंद्रक में हम लोग बता दिए थे कि केंद्रक जो होता है कोशिका के, जो जंतु कोशिका होता है उसके ठीक बीच में पाया जाता है। ठीक है, और केंद्रक में ही डीएनए जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। डीएनए, डीएनए सबसे अधिक कोशिका में कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन या कोशिका का जो है कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक इसको क्या करिए आप, या स्क्रीनशॉट लीजिए और नहीं तो इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न कोशिकांग, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है जो भी कोशिकांग, उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग सही से वीडियो को देखिए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच पाएगी और हम जो है मोटिवेशन प्राप्त करते हैं आप लोगों से। आप लोग जितना लोगों तक जो है शेयर करिएगा और जितना लाइक करिएगा उतना हमको जो अंदर से जो है सहानुभूति फील होगी और अंदर से हम अच्छा महसूस करेंगे। और एक ऐसा क्या होता है कि जब एनर्जी आप लोग हमको दीजिएगा तब हम और एनर्जी के साथ हम वीडियो को बनाएंगे, पढ़ाएंगे और आप लोगों को जो है इससे अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। ठीक है, हम यही चाहते हैं आप लोगों से। आप लोग लाइक करिए वीडियो को और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार जो है, जो अभी जीएस क्लासेस का परिवार है, वो अधिक से अधिक लोगों का जो है परिवार बने और हम लोग जो है मिलकर जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो है करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जो है इस प्लेटफॉर्म से फायदा मिलेगा। ठीक है, यही हमारा जो है लक्ष्य है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि कोशिका के जो भी अंदर में कोशिकांग पाया जाता है वो कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इसको, कोशिकांग। ठीक है, तो कोशिका के अंदर बहुत सारा कोशिकांग पाया जाता है और कोशिकांग का फंक्शन जो है आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है कि किस कोशिकांग का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब होता है कार्य। ठीक है, तो कार्य आपको सीधा सीधा याद रखना है कि किस कोशिकांग का कार्य क्या है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इंग्लिश शब्द है।
माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश शब्द है। कभी कभी जो है आपको हिंदी में इसका नाम दे दिया जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि इसका हिंदी में नाम है क्या, या आपको माइटोकॉन्ड्रिया पता रहता है इंग्लिश में लेकिन हिंदी में उसका नाम आप नहीं जानते रहते हैं, क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आप जो है बचपन से लेकर 55 तक जो है आप पढ़ के क्या गए हैं कि कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लेकिन जब आप ऑप्शन में नजर दौड़ाते हैं तो कहीं आपको दूर दूर तक माइटोकॉन्ड्रिया दिखता ही नहीं है, उसमें लिखा रहता है सूत्र कणिका। ठीक है, गौर करिएगा। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र कणिका, सूत्र कणिका। ठीक है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कभी कभी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या खोजिएगा, सूत्र कणिका। सूत्र कणिका किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कोशिका का जो है भोजन जो है इसमें जब जाता है, भोजन जब छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ जाता है यानी ग्लूकोज के रूप में जब भोजन बन जाता है, वही ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण किया जाता है कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर कहाँ होता है, तो दो तरीके से होता है। वो श्वसन चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में देखिएगा कि थोड़ा सा सिर्फ फंक्शन जानना है हमको किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही श्वसन का दूसरा स्टेज होता है। ठीक है, यानी श्वसन की क्रिया जो है दो स्टेज में संपन्न होती है। एक होता है अवायवीय श्वसन, दूसरा होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो होता है वो जीव द्रव या कह सकते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कोशिका द्रव में जो है श्वसन की क्रिया का पहला चरण संपन्न होता है जिसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा चरण स्टार्ट होता है जिसको हम लोग वायवीय श्वसन यानी एरियल रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है, वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन कहाँ पर संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है और एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ये कार्य कहाँ पर संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में किस चक्र के द्वारा होता है ये कार्य, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है एक साइकिल चलता है जिसको हम लोग क्रेब्स चक्र बोलते हैं। ठीक है, क्रेब्स चक्र के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का पाचन होता है, यानी भोजन मतलब जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज का पाचन होता है और एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस। जैसे घर में बिजली आता है तो आप लोग देखते होंगे कि देखिए बिजली बनता है तो पावर स्टेशन पर बनता है, यानी जहां पर जो है बिजली बनाने के लिए या तो आपको बिजली घर में आता होगा या तो क्या बोलते हैं कोयला का बिजली आता होगा जिसको थर्मल प्लांट कहते हैं, थर्मल पावर से आता होगा, या नहीं तो डैम जो नदी पर जो बांध बनाकर बिजली उत्पन्न किया जाता है वहां से आता है। ठीक है, वहां से जब बिजली को छोड़ा जाता है तो देखते होंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है ना एक पावर हाउस बना दिया जाता है ताकि वहां से बिजली को लाकर उसको कन्वर्ट करके, क्योंकि अधिक वाट का बिजली वहां से छोड़ा जाता है, उसको कम वोल्टेज में जो है कन्वर्ट करके फिर आपके गांव तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस मतलब हो गया कि कोशिका का जो है ऊर्जा गिरी, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा गिरी, ऊर्जा गिरी। कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब बताइए इसमें श्वसन की क्रिया होती है, कौन सी श्वसन, तो वायवीय श्वसन। इसलिए कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का श्वसन स्थल, श्वसन स्थल, कोशिका का श्वसन स्थल। दो दो पॉइंट याद रखना है आपको। क्या, पहला हो गया पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दूसरा, इसको जो है कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि श्वसन की क्रिया जो है फाइनली संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और उसके पश्चात जो है एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये कार्य कहां पर संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो है कोई फिक्स आकार नहीं है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कोई फिक्स नहीं है। और इसके अंदर का जो परत होता है उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इसमें कौन सा चक्र चलता है, तो क्रेब्स चक्र, याद रखिएगा, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है जिसके तहत क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाहरी परत होता है उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, यह याद रखिएगा, क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का
माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहरी परत होता है उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके तहत जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ में आ गया होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक तो डीएनए कहाँ मिलता था, सबसे अधिक जो है संख्या में, या कह सकते हैं सबसे अधिक मात्रा में डीएनए कहाँ बनता था, तो केंद्रक में, ठीक है। लेकिन कुछ मात्रा में जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है डीएनए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो है ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है। जैसे घर में आपका किचन होगा, किचन का काम क्या है, भोजन बनाना। किचन का काम क्या है, भोजन बनाना। तो इसे एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं हम, याद रखिएगा। कोशिका का किचन किसे कहा जाता है। जब आगे हम लोग पौधा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कोशिका का किचन जो है हरित लवक को कहा जाता है। हरित लवक में पाया जाता है आपको क्या, तो हरित लवक में जो है क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है पृथ्वी में एक ऐसा प्राकृतिक वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके और क्या करती है, वो जो है सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके वो भोजन का निर्माण करती है। इसलिए पावर हाउस जो है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि पादप का किचन किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अगला हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम जो होता है, इसको हम लोग कोशिका का सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है आत्महत्या की थैली, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए हैं पिछले क्लास में। आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सुसाइड बैग इसको क्यों कहा जाता है, आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। यहाँ पर हम छोटा सा हम कोशिका बना देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। कोशिका का जो फोटो होता है लगभग ऐसा ही होता है, और बीच में आपको केंद्रक देखने को मिलता है, ठीक है। ये कौन सी कोशिका है, तो जंतु कोशिका, याद रखिएगा, जंतु कोशिका। क्योंकि अधिकांश चीज जो है ना जंतु कोशिका से ही पूछा जाता है, इसलिए हम लोग जंतु कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। पादप कोशिका से बहुत कम चीज है। जब हम जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। एक होता है बोटनी, जिसको हम लोग पादप विज्ञान कहते हैं, एक होता है जूलॉजी, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान के तहत पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलग अलग करके हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। जैसे हम कोशिका पढ़ेंगे तो कोशिका में जंतु कोशिका भी पढ़ेंगे और पादप कोशिका भी पढ़ेंगे। जब दोनों पढ़ लेंगे तो पूरा कोशिका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ टीचर का पढ़ाना का तरीका जो होता है वो क्या करते हैं, पादप कोशिका को अलग पढ़ लेते हैं और जंतु कोशिका को अलग पढ़ते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि एक चैप्टर जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसमें जंतु भी पढ़ेंगे और पादप भी पढ़ेंगे अलग अलग करके। और क्या होगा, पूरी पूरी कोशिका चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग उत्तक पढ़ेंगे तो पादप उत्तक अलग होता है और जंतु उत्तक अलग होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, जंतु भी और पादप भी। इससे हमारा क्या होगा, उत्तक चैप्टर जो टिश्यू चैप्टर होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम ये जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं, यह जो है जंतु एवं पादप, जंतु एवं पादप जो है ये दोनों कोशिका में आपको देखने को मिलता है लाइसोसोम। अब होता क्या है, लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए आप जैसे कि जानते हैं कि एसिड किसी चीज पर पड़ता है ना तो उसका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफ बिगाड़ देता है। जैसे कि अगर आप एसिड लेकर कपड़ा पर डालिएगा तो कपड़ा फट जाएगा, ठीक है। या कोई फोन है या कोई भी चीज है आपको स्ट्रॉन्ग चीज, उस पर आप रखिए, कोई भी मेटल है उस पर आप रखिए, एसिड को डालिए, वो क्या करेगा, उसको बर्बाद कर देगा। अपने फोन पर, मोबाइल पर जो है आप थोड़ा सा एसिड गिरा दीजिए, जहां तक वो एसिड जाएगा वहां तक जो है पूरी तरीके से उस मेटल को जो है बर्बाद कर देगा। तो एसिड में बहुत ही ज्यादा पावर होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम पाया जाता है, बहुत ही अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताए थे, कोशिका के अंदर बहुत सारा कोशिकांग पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कोई भी कोशिकांग जो है ना
इस लाइसोसोम से टच नहीं होता है। नहीं कहते हैं कि जीरो से कभी भी सटना नहीं चाहिए, अगर जीरो से आप सट जाइएगा तो आपको जीरो बना देगा। इसलिए गांव में कहावत है कि गांव में मम्मी पापा आपको बोलते होंगे कि उसके फलामा के बेटा से, नाम नहीं लेता ऐसे बोलता है, फलामा के बेटा के पास नहीं जाना, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ता है और तुमको भी पढ़ने नहीं देगा, तुम भी बर्बाद हो जाएगा उसके चक्कर में। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आदमी हीरो रहता है तो वो हीरो तो रहता ही है, लेकिन जो आदमी जीरो रहता है ना, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर जानता है कि अगर जीरो के पास जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसी प्रकार से लाइसोसोम जो है बहुत ही अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और जो इसके साथ सटेगा, थोड़ा सा टच होगा, अगर मान लीजिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थोड़ा सा ऐसे छिड़क दिया, थोड़ा सा निकल गया, तो पूरी पूरी जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सभी जो है इससे हट के रहता है और इसका बात मानता है और इसके जो है कहना जो है सब कुछ मानता है। अब इसका यूज कौन करता है, तो केंद्रक करता है। इसका यूज कौन करता है, केंद्रक। केंद्रक आपको जानते हैं, केंद्रक जो होता है कोशिका का मास्टर माइंड होता है, एक तरह से ब्रेन होता है, पूरे कोशिका को कंट्रोल करके रखता है ये। लेकिन केंद्रक के पास कोई पावर नहीं है। अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि हम जो है अब से जो है खाना वाना नहीं बनाएंगे, यानी हम जो ऊर्जा का निर्माण नहीं करेंगे, एकदम हड़ताल पर, जैसे अभी कुछ समय देख रहे हैं अब 2 दिन से कि लोकसभा में जो है एक प्रस्ताव लाया गया ड्राइवरों को लेकर। कहा गया कि अगर जो ड्राइवर जो है एक्सीडेंट कर देता है उसको सजा भी दिया जाएगा और जुर्माना भी दिया जाएगा। तो सभी ड्राइवर लोग जो है हड़ताल कर दिए, कोई ट्रक जो है चौराहा पर लगा के छोड़ दिया, कोई कहीं पर लगा के छोड़ दिया, पूरा हड़ताल चल रहा है पूरे देश में, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया अगर हड़ताल पर चल जाए, कहेगा कि हम खाना वाना नहीं बनाएंगे, हम ऊर्जा का निर्माण नहीं करेंगे, तो काम फिर कैसे होगा, ठीक है। तो केंद्रक जो है कंट्रोल सभी को करता है, लेकिन इसके पास जो है सजा देने की ताकत नहीं है, ठीक है, सजा देने की ताकत नहीं है। बात वही हो गया कि पुलिस को कह दिया कि तुम चौकीदारी करना, लेकिन अगर कोई आए कुछ गलती करे तो उसको मारना नहीं। बात यही हो गया, मतलब आपके पास पावर दिया गया लेकिन उस पावर का उपयोग नहीं करना है, यही बात हो गया। तो क्या हो गया कि कोशिका के अंदर एक ऐसा है जिसको हम लोग पुलिसमैन कह सकते हैं, कोशिका का पुलिसमैन कह सकते हैं, और इसको जो है सुसाइड बैग कहा जाता है, आगे हम बताएंगे। अब इसका कहना सब मानता है। केंद्रक जो है ना, केंद्रक वो किसको रेफर करता है, लाइसोसोम को कहता है कि देख वो जो है ना बदमाशी कर रहा है, ये काम नहीं करना चाह रहा, थोड़ा सा छिड़क दो, थोड़ा सा छिड़का पूरा कोशिका खत्म, समझ गया। तो इसका बात जो है सब मानता है, और ये जरूरी भी है, जरूरी भी है कि मनुष्य के शरीर में डेली बहुत ज्यादा कोशिका मरता है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं, आप आपको चोट लग गया, ठीक है, क्योंकि मनुष्य का आदत होता है किसी से रगड़ा लेना, ठीक है। तो ऐसे करके आप जा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दीवार में से चोट लग गया, हम भी कभी जाते हैं तो हमारा हाथ जो है किसी दीवार में टच हो जाता है, तो जहां पर चोट लगा आपको, ठीक है, ठंडी का मौसम है, तो ये सब संभाल के रखिएगा कि जहां चोट लगेगा तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो जहां पर चोट लगता है वहां की कोशिका मर जाती है, आपको पता नहीं चलता है, कोशिका मर जाती है, और कुछ समय के बाद वहां पर जो है कोशिका डिवीजन करके जो है एक नया सेल बन जाता है, नया कोशिका बन जाता है, इसलिए आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कोशिका आपके शरीर में मरते रहेगा, मरते रहेगा, मरते रहेगा, और उसके जगह पर कोई बनाने वाला अगर नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा कि कोशिका जो है, मृत कोशिका के जाम लग जाएगा आपके शरीर में, और मृत कोशिका जो हो जाएगा उस कोशिका को डिस्ट्रॉय भी करने वाला कोई होना चाहिए। जैसे कि आपके आसपास में जब बूढ़े बुढ़िया बुढ़िया और बुढ़वा ये सब जब मरते हैं, उसको उठाकर हम लोग जो है नदी के किनारे में ले जाते हैं, उनको जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है उसको पानी में हम लोग फेंक देते हैं, या कह सकते हैं कि गंगा जी में हम लोग विसर्जन कर देते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, जो मर गया गांव में ही ऐसे छोड़ दो, कुत्ता नोच के ले जाएगा, कौवा आएगा नोच के ले जाएगा, चील नोच के ले जाएगा, तो क्या होगा, महकेगा पूरे गांव में जो है, बदबू फैलेगा, बदबू फैलेगा, उससे क्या होगा, महामारी उत्पन्न हो जाएगा, यानी बीमारी हो जाएगा, जो पहले जमाना में हुआ करता था। एक ही बार में जो है हजार हजार लोग मर जाते थे, ठीक है। तो कितना को जलाए आदमी, कितना को उठा के ले जाए, तो इसलिए जो है महामारी फैल जाता था। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर तो कोशिका के अंदर भी एक ऐसा कुछ पदार्थ होनी चाहिए जो कोशिका को पूरी तरीके से नष्ट करे, यानी कोशिका क्या करे, दाह संस्कार करने का काम करे। जैसे हम लोग लाश को ले जाकर हम लोग जलाते हैं, दाह संस्कार करते हैं, उसी प्रकार से कोशिका में भी दाह संस्कार करने वाला कोई भी पदार्थ होनी चाहिए। तो वो पदार्थ कौन है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो किसके पास पाया जाता है, लाइसोसोम के पास पाया जाता है। अगर शरीर में कोशिका मरता है, उस मरने के बाद देखिए मरता है तो क्या होगा, जैसे ही डेड सेल हुआ, डेड सेल हुआ तो कौन फट गया, लाइसोसोम, लाइसोसोम फटा, उसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो पूरी कोशिका में फैल जाता है,
फैल जाता है और पूरा कोशिका को नष्ट कर देता है। इस प्रकार जो भी डेड सेल आपके शरीर में मरता है, ठीक है, वो कोशिका को नष्ट करने का काम करता है। कौन? लाइसोसोम। इससे क्या होगा? आपके शरीर में कचरा नहीं बनता है। जो कोशिका मृत कोशिका है तो वो कचरा नहीं बनता, उसको एकदम पचा देता है बढ़िया से, ठीक है। कोशिका को खा पी के कौन पचा देता है? तो लाइसोसोम। ये भी जरूरी है। अब हम बात करते हैं, आगे चलिएगा। लाइसोसोम तो हो गया। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे कि जो कोशिका बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये हो गया डिस्ट्रॉय करने वाला, दूसरा बनाने वाला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। अब आपके शरीर में सभी जगह कोशिका बनता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां पर सबसे अधिक तेजी से जो है कोशिका का निर्माण होता है, यानी सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति जहर खा लिया और डॉक्टर के पास जाता है और जाते जाते रास्ते में मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है? उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में जो शरीर का सुराग होता है, सुराग नहीं कहते हैं कि सबूत, एविडेंस, एविडेंस शरीर में कौन सा पदार्थ, मतलब कौन सा अंग ऐसा है जो एविडेंस देता है कि व्यक्ति जो है जहर खा के मरा था। तो आपके शरीर में वो पदार्थ, सॉरी, वो अंग जो है वो आपका लीवर है, ठीक है। तो लीवर ही बताता है कि आप जो है जहर खा के मरे थे, वही एविडेंस के रूप में होता है। अब वही लीवर है जहां पर सेल डिवीजन बहुत ही तेजी से होता है। तो अगर आपको कोई छुरा मारता है ना, तो आप बोलिएगा कि हमको लीवर में छुरा मारो। कहां पर मारना है? लीवर में, ताकि छुरा भी लग जाए और जल्दी जल्दी वहां पर कोशिका का विभाजन हो जाए और घाव भी भर जाए जल्दी से, आप मरिएगा नहीं। यानी ज्यादा संभावना रहेगा आपको, अगर लीवर में कोई चाकू मारता है तो आप बहुत ही कम संभावना है आपको मरने का, ठीक है, जिंदा रहने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, तो सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम का काम है सेल का डिवीजन करना, यानी एक से दो कोशिका, दो से चार कोशिका, कोशिका का विभाजन करने का, यानी नया कोशिका बनाने का काम जो है कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है केवल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। सुसाइड बैग, सुसाइड बैग बोलते हैं इसको, आत्महत्या की थैली, ठीक है। आत्महत्या की थैली बोलिए या सुसाइड बैग बोलिए, क्योंकि इससे कोई टच नहीं होता। अगर नहीं कहते हैं कि अगर उससे लगेगा तो मरना तय है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इस थैली में कोई आके टच नहीं होता है। तो लाइसोसोम से इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जंतु पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नामक जो है अम्लीय पदार्थ पाया जाता है, और इसलिए इसको जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये कोशिका को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, पचाने का काम करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेंट्रोसोम। इसको आप लोग नोट करिए या इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेंट्रोसोम, 3 नंबर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, वही होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है इसका काम क्या? इसका काम कोशिका में है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका क्या करना? विभाजन करना। यानी आपके शरीर में कोशिका मरता है तो बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो बनाने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है, जो केवल पादप कोशिका, सॉरी, जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में जो सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है। पादप में ज्यादा सेल डिवीजन नहीं होता है, जो एक बार बन गया शुरुआत में वो बन गया। आप लोग देखे होंगे कभी गलती से आप पेड़ को थोड़ा सा कट कर दीजिए, कोई भी पौधा है उसको आप कट कर दीजिए, बहुत दिनों तक देखिएगा उसका घाव नहीं भरता है। इससे पता चलता है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है पौधा में सेल निर्माण करने का, और पौधा में सेल का निर्माण जो होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है, उसमें कोई भी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब मनुष्य के शरीर में एक ऐसा अंग है ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है कि आपको अगर चोट लग गया, ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, यानी नया कोशिका नहीं बनता है, और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। अब होता क्या, नया कोशिका का निर्माण नहीं होता है, और जो कोशिका अगर गलती से मर गया, इसीलिए आपको कहा जाता है कि हेलमेट पहन के आप जो है गाड़ी चलाइए। अगर गलती से अगर ब्रेन में चोट लग जाता है और ब्रेन की कोशिका अगर डेड हो जाती है, अगर मर जाती है, तो उससे क्या नुकसान होगा आपको? ब्रेन की कोशिका जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसका दाह संस्कार नहीं होता है, और जब मर जाता है उसके जगह पर कोई नया कोशिका भी नहीं बनता है, क्योंकि मनुष्य के जो ब्रेन होता है उसमें आपको सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है।
इसीलिए उसमें जो कोशिका जब मरता है उसके बाद वो गांठ बन जाता है, इसी को बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर का जो इलाज जो है बहुत ही कम होता है, इसलिए आप लोग संभल कर रहिए और ब्रेन को बचाने की कोशिश करिए। जब आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो हमेशा आप हेलमेट लेकर चलिए। ठीक है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अपनी सुरक्षा जो है आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या हो गया? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। कोशिका में डिवीजन करने के लिए कौन से कोशिकांग जिम्मेदार होता है? तो ये कोशिकांग कौन सा है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ताकि क्या देखिए, कुछ लोगों में जलनशील भावना होता है कि हमको कोई चीज अगर मिल जाता है तो दूसरे को देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जैसे ये भावना किस में होता है? तो लड़कियों में ज्यादा होता है। लड़की को कोई लड़का अगर पसंद आ गया, वो अपने दोस्त से नहीं मिलाना चाहती है, क्योंकि उसको पता रहता है अगर उसको मिलाएंगे तो वो दूसरा से पट जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है वो अपने दोस्त, लड़का में भी ये पाया जाता है, लड़का भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त से नहीं मिलाता है, क्योंकि दोस्त जितना भी दोस्त होता है, लड़की दोस्त है या चाहे लड़का दोस्त, दोनों कमीना होता है। ठीक है, अब बात भी सही है, वो पटा लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए लड़का लड़की सब बदनाम रहता है ऐसे। तो लेकिन वो बात अलग है, यहाँ बात अलग है। यहाँ बात ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो एक अच्छे दोस्त के नाते अपने दोस्त को शेयर करिए, ताकि दोस्तों को भी पता चले कि जो हमारा वीडियो है, जो हम पढ़ाते हैं इतनी मेहनत करके, आपको कितना अच्छा पसंद आता है और कितना एग्जाम में आपको हेल्प करेगा ये वीडियो, ये आप डिसाइड करिए। और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि हमको पता चलेगा कि हमारा परिवार जो है कितना बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर मेरा इंक्रीज होगा आपके और आपके दोस्तों को मिलाने से, हमको ज़्यादा खुशी होगी और हम और भी मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो को हम बनाने की कोशिश करेंगे और पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया होगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीन कोशिकांग के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं। अगला कोशिकांग हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम से पढ़ने से पहले एक कोशिकांग की चर्चा हम लोग कर लेंगे, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःपरिवर्ती जालिका। और उसके बाद हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नहीं तो इसको पॉज करके आप इसको नोट करते जाइए, ताकि आपको जो है, बार बार हम बोलते हैं अपना अपना होता है। ठीक है, इसलिए अपना नोट्स बनाने की कोशिश करिए। किताब में बहुत कुछ लिखा रहता है, लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि आप खुद से लिखिएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम बार बार बोलते हैं क्योंकि हम खुद जो है नोट्स बनाए हैं, इसलिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि अपना नोट्स बनाए, तब आपको जो है अधिक से अधिक समझ में आएगा और याद भी ज्यादा रहेगा और एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और कंफ्यूजन कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कोशिकांग पढ़ेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, ई आर इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये दो भाग में पाया जाता है। एक भाग जो होता है चिकना होता है, एकदम हेमा मालिनी के गाल की तरह। ठीक है, और एक भाग जो होता है इसका, एक भाग होता है खुरदरा होता है। ठीक है, खुरदरा जो गांव के सड़क होता है ना, गांव का सड़क वैसा होता है। और दूसरा तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये जो होता है ना, दो भाग में पाया जाता है और दोनों भाग हम लोग फोटो के माध्यम से देखेंगे। आप कोशिका की इतना बार आप चेहरा देखे हैं कि कोशिका याद हो गया होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये जो पाया जाता है, ठीक है, ऐसे हम बात किए। अब इसको दो भाग में बांट लीजिए ऐसे करके। ये भाग जो होता है चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है। वो वाला चिकना नहीं जो छक्का को बोलते हैं ना, छक्का लोगों जो ट्रेन मिलता है चिकना, कैसा है? वो वाला नहीं। ये चिकना होता है, मतलब ये होता है मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम, मुलायम। ठीक है, ये चिकना हो गया, मुलायम हो गया। इसको स्मूथ भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मूथ। स्मूथ, स्मूथ, चिकना, मुलायम। ठीक है, इधर का भाग जो होता है खुरदरा होता है। कैसा होता है? खुरदरा।
अब मान लीजिए कोई खेत आप अभी जल्दी जो है पानी दे के आए खेत में, ठीक है, थोड़ा सा नमी है उसमें। अब क्या हुआ, कोई जो है 10 गो भैंसिया लेके आया और आपके खेत से ऐसे गुजार दिया। जहां तहां जो है ना खूर, जो गैया का या भैंसिया का जो खूर होगा वो खड्डा बना देगा। खड्डा बना देगा तो प्लेन तो रहेगा नहीं, ठीक है, प्लेन नहीं रहेगा, जहां तहां खड्डा देखने को मिलेगा। तो वैसा ही खड्डा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुरदरा बोलते हैं। जैसे आप जब जवान होते होंगे ना, जब 18-20 साल की उम्र होता होगा, तो छोटा छोटा यहाँ पर पिंपल्स देखने को मिलता है। जब पिंपल्स, जब हाथ ऐसे करिएगा ना, तो आपको उभर खाबर नजर आएगा, कहीं धसल कहीं उठल, कहीं धसल कहीं उठल, ऐसा रहेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खुरदरा कहते हैं। जैसे देख रहे हैं अब हमारा जो है ना गाल जो है धीरे धीरे प्लेन हो गया। क्यों? क्योंकि जितना भी पिंपल्स था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। मेरा भी बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो आप लोग का भी होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुरदरा बोलते हैं। जब पिंपल्स हो जाता है तो गाल खुरदरा हो जाता है, और जब पिंपल्स हट जाता है तो हेमा मालिनी के जैसे हो जाता है गाल। चलिए आगे बात करते हैं। ये मुलायम, मुलायम जो एरिया होता है उसमें निर्माण होता है। देखिए किसका बात कर रहे हैं हम, अंतःप्रदिश जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो चिकना भाग है, मुलायम भाग है, उसमें निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट लिपिड जिसको वसा कहते हैं, उसका निर्माण होता है इसमें। लिपिड बोलिए या वसा बोलिए, लिपिड या वसा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड कहेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ यानी चिकना भाग में किसका संश्लेषण होता है, तो किसका संश्लेषण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का जो है संश्लेषण। यहाँ पर संश्लेषण मतलब होता है बनना, संश्लेषण मतलब होता है बनना, यानी संश्लेषित होता है, इसका निर्माण होता है इधर। लेकिन ये खुरदरा जो भाग है, खुरदरा भाग में इसमें जो होता है प्रोटीन का, किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो खुरदरा भाग है इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, और जो चिकना भाग है इसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का निर्माण होता है। तो कहेगा कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा ये भाग कौन सा, अंतःप्रदिश जालिका। और ये भाग जो है ना, ये भाग जो है टचिंग 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 करते रहता है, किसके साथ, तो आगे हम बात करेंगे। जो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जो है प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण की जो फैक्ट्री है, या कह सकते हैं जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम, राइबोसोम किससे टच रहता है, ये खुरदरा वाला भाग से टच रहता है। यही टच करके जो है किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे हम बताएंगे जब आरएनए पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोटीन निर्माण करने में आरएनए की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। जैसे बच्चा पैदा करने के लिए माता पिता की भूमिका होती है, वैसे ही प्रोटीन के निर्माण करने के लिए राइबोसोम, साथ में क्या, आरएनए, क्योंकि आरएनए नहीं रहेगा तो फिर राइबोसोम तक जो है कौन एमिनो अम्ल को ले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी जरूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए इसका भी हम ख्याल रखते हैं। जैसे आप उदंड ना हो जाए, माता पिता आपका ख्याल रखता है, उसी प्रकार से वीडियो लंबा ना हो जाए, ये मेरी जिम्मेवारी है कि हम जो वीडियो को कंट्रोल करके रखें, ज्यादा लंबा नहीं होने दें। नहीं तो आप लोग जो है ना, अभी जमाना चल रहा है किसका, शॉर्ट वीडियो का। क्योंकि आपका वीडियो जब बड़ा हो जाएगा तो आपको ये सब में दिमाग नहीं लगता है। और दिमाग कहाँ लगता है, जो छोरिया सब नाचती है ना, लड़कियां सब, उस पर ज्यादा दिमाग चलता है। इसलिए इस सब को कंट्रोल करके रखिए, ये सब बहकावा है। अभी विद्यार्थी को बिगाड़ने के लिए शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो पर बैन करना चाहिए। जो भी ये नाच गाना वाला वीडियो चलाता है, इस सबको बैन करना चाहिए। बैन नहीं भी अगर करता है तो विद्यार्थी को इससे से संभलना चाहिए। एक बच्चा हमको कॉल किया कि सर हम पढ़ नहीं पाते मोबाइल से। तो हम बोले क्या हुआ, तो सर एक बार जब हम इंस्टाग्राम में चले जाते हैं ना, शॉर्ट वीडियो देखते देखते हम 2 घंटा के बाद वापस आते हैं। अब वापस जब आते हैं ना तो अंगीठी लेते हैं, पूरा एकदम लंबा चौड़ा अंगीठी लेते हैं। उसके बाद हमको पढ़ने की इच्छा नहीं रहता है, खाना बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, तो आप डिसाइड करिए आपको घोड़ा बेच के सोना है या माता पिता का सपना साकार करना है। तो शॉर्ट वीडियो मत देखिए, हम इसके बहुत ही खिलाफ हैं। देखिए जब खाना खाइए तब देख लिए 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो बच्चे को जो है डाइवर्ट, यानी दिमाग क्या कहता है, ब्रेन वॉश कर देता है। क्योंकि देखिएगा अगर आप 10 मिनट वीडियो देखिएगा तो 10 मिनट में आप 100 वीडियो देखिएगा। 100 में क्या होगा, एगो नाचने वाली आएगी, एगो जो है कोई कॉमेडी लेकर आएगा, मतलब वैरायटी वैरायटी का आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो आपका दिमाग जो है ना इतना हिप्नोटाइज हो जाएगा, उसमें इतना मग्न हो जाइएगा, तो मन करेगा और देखें और देखें और देखें, समझे। तो इस सब से बच के रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, बार बार हम कहते हैं, अच्छा लगता है तो लिखिए कि सर अच्छा लगा, खराब लगता है तो लिखिए कि खराब लगा।
ये हमको पसंद नहीं है, थोड़ा और बढ़िया से बनाइए, ये कमी रह गया, ये सब बोलिए। तब हमको जो है थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ वीडियो में और भी कुछ कमी रह गया, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखते रहिए। ये कोशिका का जो है तीसरा वीडियो था, 2-3 क्लास और चलेगा, कोशिका को हम पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम लोग उत्तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखते रहिए और अपने जो भी मकसद है उस मकसद से आप मत भटकिए, ठीक है। क्योंकि मंजिल मंजिल जो होता है ना, वो एक ही बार डिसाइड किया जाता है मनुष्य के द्वारा। और कितना भी बाधा आ जाए आपके करियर में, कितना भी बाधा आ जाए, बाधा आपको जो उस मंजिल से हटा नहीं सकती है, ऐसा संकल्प लीजिए डेली उठकर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।